यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, कुछ लोगों को वो बड़ी अटपटी लगेंगी और उनको शायद पसंद ना आए। फिर भी वो लोग जो खुले दिमाग रखते हैं, तासुब का शिकार नहीं है और किसी तरह की नकारात्मक सोच विचार से प्रभावित नहीं है, वो सुने समझें। हमें मालूम होना चाहिए बहुत सारी बातों का। राष्ट्रवाद, इस शब्द को आपने बार बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, अखबारों में, टेलीविज़न पर इस पर खबरें और डिबेट देखे होंगे। राष्ट्रवाद अर्थात देशभक्ति, अर्थात मुल्क परस्ती, यानी नेशनलिज्म। मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाले सबसे ख़तरनाक शब्दों, विचारों में से ये सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद। इसकी वजह से देश समाज में भय, नफ़रत, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, आतंकवाद जैसी तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं। नई दुनिया में राष्ट्रवाद को चतुर, शातिर, जो कनिंग पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक लोग, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर जनता को भड़काने और समाज को बांटने के लिए बहुत ही होशियारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रवाद की आड़ में राजनीतिक दल एक अलग गिरोह बना लेते हैं जो बेहद ख़तरनाक और हिंसक होता है। यह गिरोह समय समय पर समाज में हिंसा करता है। लोगों को जो इनके जैसे नहीं होते, यानी इनके विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें देशद्रोही साबित करने का काम करता है। यह गिरोह खुद को देशभक्त कहलवाता है और बाकी सबको देश का दुश्मन करार देता है। इस कट्टरपंथी गिरोह के सदस्य पूरी तरह से संगठित, ट्रेंड होते हैं। इनका संचालन दूर बैठ करके, यानी अलग रह करके, खुद को राष्ट्रवादी संस्कारी कहने वाला कोई एक सामाजिक संगठन कर रहा होता है। दरअसल ये सामाजिक संस्कारी जो संगठन है, यही सारे दिशा निर्देश, नीति, कार्यक्रम, धन, हथियारों का बंदोबस्त कर इन लोगों को, जो उनकी विचारधारा के मानने वाले होते हैं, उनको उपलब्ध कराता है और इसमें नौजवान लोगों को अहमियत दी जाती है, उन्हें आगे रखा जाता है। कम उम्र और नौजवानों को, जो ओल्ड एज के लोग हैं, वृद्ध हैं, वो उनका काम नीति निर्धारित जो प्लानिंग होती है, सोच विचार के काम, उसको करते हैं वो लोग और नई नई तैयारियां प्लानिंग के साथ अमल में लाई जाती हैं। राष्ट्रवाद कोई नया फ़लसफ़ा नहीं है, ये यूरोप के देशों में सदियों पहले से फलता फूलता रहा है। 10वीं सदी के बाद अगर हम देखेंगे इसको,
यहूदियों की करोड़ों यहूदियों की हत्याएं हुई। सन 1000 ईस्वी के बाद से यूरोप के अंदर यहूदी और ईसाइयों के आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े थे। इसी को लेकर के यूरोप में ईसाइयों ने करोड़ों यहूदियों की हत्या राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के की थी। राष्ट्रवाद की वजह से ही मुसोलिनी, हिटलर अपना राज कायम करने में कामयाब हुए थे और राष्ट्रवाद के लिए ही हिटलर ने कई करोड़ यहूदियों को यातनाएं दे करके मार डाला था। उन्हें कत्लेआम कर मारा गया था। और हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रवादियों को अपने अपराध के लिए जो वो कर रहे होते हैं या किए होते हैं, किसी तरह की कोई दुख, अफसोस, गिलानी, शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि वो इस पर गर्व करते हैं, फ़ख्र करते हैं कि हमने इतने लोगों की हत्या की। देखा होगा, सुना होगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत फ़ख्र के साथ बताते हैं कि मैंने इतने लोगों की हत्याएं की। टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया में इस तरह के लोगों के बयान आते रहते हैं। हिटलर से पहले भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और फिर जो कार्यक्रम थे वो चलाए गए। अगर हम देखें तो अब्बासी दौर में, ये मुस्लिम खिलाफत का दौर है, अब्बासी दौर, इस दौरान भी हज़ारों लोगों को राष्ट्रवाद के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। जब आप तारीख़ पढ़ेंगे मुसलमानों की तो उसमें ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और दुनिया का जो इतिहास है वो बेहद खौफनाक, बहुत ही गंदा, डरावना, खून से भरा हुआ, लथपथ। दुनिया में अभी तक जो भी लोग मरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं उसकी वजह ये धर्मों के टकराव, धर्मों के युद्ध और ये राष्ट्रवाद बिल्कुल बुखार की तरह है, जो एक बार आ जाए उतरता नहीं आसानी से। अठारहवीं सदी के आखिर में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए और अपनी सीमाओं को विस्तार देने के लिए और अरब में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने के लिए राष्ट्रवाद को ही हथियार बनाया था। और 630 साल से चली आ रही उस्मानी खिलाफत को ख़त्म कर दिया था। यह सब कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर, नेशनलिज्म। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इनके रीजन भी, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे दोनों जंगों में, और यूरोप के सभ्य, विकसित और एजुकेटेड लोगों ने ये जंग शुरू की थी, दोनों विश्व युद्ध शुरू किए थे, जिसमें कई करोड़ लोग मारे गए थे, 5 करोड़ से ज़्यादा दोनों जंगों में। और जंगें किसको चाहिए थी? बैंक के मालिकों को, सरमाएदारों को, और जो हथियारों के व्यापारी थे उनको। ब्रिटेन, रूस जैसे देशों को, जर्मनी को, इनको जंगें चाहिए थी कि जंग हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनके डिज़ायर्स पर, इनकी ख्वाहिश पर की गई।
और दुनिया में भारी तबाही उस वक्त देखनी पड़ी। अगर हम देखें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में, तो श्रीलंका में LTTE ने राष्ट्रवाद को हथियार बनाकर श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू किया, जिसमें लाखों लोग मार दिए। LTTE के जो तमिल एलम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम संगठन था, उसके लोगों ने श्रीलंका में बेवजह बेकसूर, जिनका कोई मतलब नहीं था, ऐसे लोगों की हत्याएं की गई, इसलिए कि हमको श्रीलंका में अलग देश बनाना है। अब ये अलग देश बनवाने वाले भी बैठे हुए थे, वो सब जिम्मेदार होते हैं, उस जुर्म में शामिल होते हैं। प्रभाकरण LTTE प्रमुख जो कुछ कर रहा था, उसे करवाने वाले भी लोग थे। तो पूरी एक ये डीप स्टेट अपराधियों का संगठित एक गिरोह होता है, वो सारा खेल खेलते हैं बैठ करके पीछे से, वो अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जो टूल्स हैं, हथियार हैं, उसमें राष्ट्रवाद टॉप पर रहता है। फिर हथियार के तौर पर धर्म को इस्तेमाल करते हैं, भाषा को इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। जो डीप स्टेट के लोग हैं और अपराधियों के गिरोह, (1947) में देश के बंटवारे से बहुत पहले ही हिंदू सेंटिमेंट्स और हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी थी। 1747 से लेकर के 1857 तक देश में सिर्फ मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। देश की बाकी कौमें इसमें शामिल नहीं हुई थी। बाकी कौमों का मानना था कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंग्रेज़ों के आने से कम मुस्लिमों का राज तो ख़त्म हुआ, वो ऐसा मानते थे। बाद में 1857 आते आते देश की सभी कौमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गईं और फिर सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से जंग लड़ी। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ राष्ट्रवाद को एक विचारधारा के लोगों ने बढ़ावा दिया और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के कार्यक्रम को धार दी। 1990 के आते आते धर्म और राष्ट्रवाद की आंधी का सामना देश को करना पड़ा। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो संगठन थे, राष्ट्रवादी विचारधारा वाले संगठन ने अपने लोगों को धर्म के सहारे उकसाया, उन्हें हिंसा करने के लिए मैदान में उतार दिया और नतीजे में 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक धर्मस्थल जो कि मस्जिद था को दिन के वक्त लाखों की भीड़ ने ढा दिया। जिस धर्मस्थल मस्जिद को गिराया गया था उसका नाम बाबरी मस्जिद था। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद देश में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद राष्ट्रवादी संगठन, मीडिया और एजेंसियों के गठजोड़ ने यूरोप के मॉडल पर काम शुरू कर दिया। यह काम पहले से ही चल रहा था 1947 के बाद से ही, लेकिन अब और ज़्यादा रफ्तार के साथ वो काम हुआ। जो यूरोपियन मॉडल था, स्पेन का मॉडल, इसराइल का मॉडल, स्पेन, जर्मनी और इसराइल की तर्ज पर एक समुदाय को दुश्मन बनाकर देश के सामने खड़ा किया गया। अब राष्ट्रवादियों के पास बहुत पैसा, ताकत और पावर आ चुकी थी। इसके दम पर आगे पूरे वक्त
मुस्लिम समाज के खिलाफ एक से एक खतरनाक काम किए गए। देश में सांप्रदायिक दंगों और आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ आ गई। आतंकवादी घटनाओं के संबंध में सीधे सीधे मुस्लिम समाज से जोड़े गए। हज़ारों मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई। अनेक जो लोग थे वो मुठभेड़ों में मारे गए। गुजरात जैसा नरसंहार कत्लेआम भी दुनिया ने देखा। यह सब बहुत भयानक था। मुस्लिम समाज को देश का दुश्मन बना दिया गया था एक तरह से, और ये राष्ट्रवादी जो विचार है उसके मानने वाले कहीं चूक नहीं रहे थे। वो और ज़्यादा ताकत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। अपने प्रभाव ताकत से देश में समानांतर सरकार चलाते रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब ये राष्ट्रवादी संगठन देश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गया। कुछ ही सालों के अंदर जब सत्ता में आ गए, सरकार बन गई, तो कुछ ही सालों के अंदर देश की लगभग हर संस्था पर राष्ट्रवादी जो समूह था इसका कब्जा हो गया। अब इनके पास असीमित शक्ति आ गई और इस शक्ति के दम पर ये अपने अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र के निर्माण को पूरा करने में लगे हुए हैं। दरअसल राष्ट्रवाद की जो इमारत है वो कमज़ोर समाज और क्रूर सत्ता चाहती है। ऐसा समाज जो बेरोजगार हो, अशिक्षित हो, बीमार हो, सड़ चुका हो, भयभीत हो, जो अपनी बात न कह सकता हो, जो जुल्म के खिलाफ न बोल सकता हो, जो किसी के दुख तकलीफ में शामिल न होता हो, ऐसा समाज चाहते हैं राष्ट्रवादी। जो 5 किलो के थैले पर अपनी ज़िंदगी बसर करने को तैयार हो और जो 2000 रुपये, 1500 रुपये 3 महीने बाद, 6 महीने बाद खाते में आ जाते हैं, उस पर संतोष कर लेता हो, ऐसा समाज चाहिए होता है राष्ट्रवादी ताकतों को। अक्रूर सत्ता चाहिए होती है, हटा देंगे, तोड़ देंगे, ढा देंगे। जो शब्द वोकेबलरी है, बड़े ख़तरनाक शब्दों का इस्तेमाल होता है। गर्मी निकाल देंगे। एक फैसला मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से आया अभी, जिसमें 19 साल बाद ये फैसला आया है। और हैरानी होगी इस बात पर कि 19 साल बाद ये लोग जेल से रिहा हुए हैं, 12 लोग। इनको इस 19 साल में कभी ज़मानत भी नहीं मिली थी निचली कोर्ट से, जब वो अपने थोड़े बहुत दिन के लिए बाहर आ जा सकते थे। 19 साल, कितना? 19 साल, 19 ईयर्स, ज़िंदगी के 19 साल राष्ट्रवादियों की भेंट चढ़ गए। राष्ट्र क्रूर सत्ता की व्यवस्था के वजह से 12 लोग बेकसूर, बेगुनाह 19 साल जेल में बिता करके बरी हुए, रिहा हुए। मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, उस पर हमने
पहले भी बताया था। इन पर आतंकवाद के मामले दर्ज हुआ था इन लोगों के ख़िलाफ़। 19 साल बाद जेल से ये लोग बेकसूर बेगुनाह आज़ाद हुए, रिहा हुए हैं। राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन का जो लोक है, जो उसका की दुनिया है, वह अपराधियों माफियाओं की तरह काम करती है। इस संगठन के लोग कहीं नहीं होते और जगह होते हैं। ये छिपकर लड़ने, हमला करने, षड्यंत्र करने में यकीन रखते हैं, झुंड बनाकर रहने की बात करते हैं। 19 साल सोचें ज़रा, किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ ये कोई 19 साल बेकसूर होते हुए जेलों में बीते हैं इन लोगों के। तो सोचें, इनके जीने के लिए क्या बचा। ऐसा तभी होता है जब राष्ट्रवाद के नाम पर भगवान की हत्या का वैचारिक भ्रम का भूत खड़ा कर देश को विपरीत दिशा में धकेला जाता है। राष्ट्रवाद ही आतंकवाद है। ये बहुत ही खतरनाक एक औजार है जिसका इस्तेमाल खतरनाक लोगों ने बहुत किया है। बेशुमार लोग आप देखेंगे दुनिया में जो जंगें चलती हैं, आतंकवाद, बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है आतंकवाद के नाम पर। बहुत सारे देश इकट्ठे होकर के आतंकवाद के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं। ये सब झूठ है। पर्दे पर दिखने वाली पिक्चर है, सिर्फ पर्दे के पीछे की जो पिक्चर है वो कुछ और है। उसमें गब्बर सिंह ही फिल्म का हीरो है, गब्बर सिंह ही गब्बर सिंह है। यानी अली बाबा 40 चोर का जो इमाम है वही 40 चोरों का सरदार भी है। ये आतंकवाद की लड़ाई है। जो लोग आतंकवाद की लड़ाई लड़ते हैं या लड़ने की बात कहते हैं, वो सब उस आतंकवाद को बढ़ावा देने, उसको पालने, पोसने, फैलाने और हर तरह की मदद करने में शामिल होते हैं। उन्नीस साल खेल हो रहे हैं, तमाशा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि धर्म, कोई इंसान नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धर्म। और धार्मिक जो लोग हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। वो बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। और ठीक है, राजनीतिक जो लोग हैं, नेता, ये बड़े चतुर, शातिर, मक्कार, झूठे, सब सारे खूबियों वाले होते हैं। और ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये आपको बता दें। इनसे इंटेलिजेंट जो होते हैं वो सिर्फ क्रिमिनल्स होते हैं। पॉलिटिशियन से ज़्यादा इंटेलिजेंट वो सिर्फ क्रिमिनल्स होते हैं। और क्रिमिनल्स
रन करते हैं राष्ट्रवाद के मॉडल को। अपराधी राष्ट्रवाद का जो भी तंत्र है उसको संचालित करते हैं। तो वहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं होता राष्ट्रवाद के ज़रिए जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, भाईचारा, देश प्रेम के लिए होता हो। वो होता है बुलडोज़र के लिए, हथियारों के प्रदर्शन के लिए, यात्राओं में, झांकियों में, हाथों में हथियार लेकर के, और उन हथियार लेकर के निकलने वालों के ऊपर से फूर बरसाते हुए देवदूतों के। चूँकि व्यवस्था बन चुकी होती है उसमें सब शामिल होते हैं, उस व्यवस्था में सभी शामिल होते हैं। वो जो ऊपर हेलीकॉप्टर में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ लेकर के उड़ रहे हैं वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो नीचे हाथ में बर्छा, तलवार ले करके चल रहे होते हैं। कोई भी समाज, कोई भी देश विघटनकारी, डिविजिबल प्रोसेस से गुजर के तरक्की नहीं किया करता है। उसके लिए, तरक्की के लिए एक सामूहिक, समावेशी, पारदर्शी, ईमानदारी पर आधारित, न्याय पर आधारित सिस्टम चाहिए होता है। और राष्ट्रवाद को मगर ऐसा नहीं चाहिए होता है। राष्ट्रवाद का अपना अलग फलसफा है, क्रूर सत्ता, जिसमें भगवान की हत्या कर राजनीति करने का भी मार्ग मौजूद हो। शुक्रिया आप सभी का।